मेरा नाम भूमि है। मैं हर दिन शाम को अपने बेटे को अपनी बिल्डिंग के सामने बने पार्क में लेकर जाती थी। वहाँ एक गरीब सा लड़का भी आता था। मैं उसे गरीब समझकर कुछ पैसे दे देती थी, तो वह मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देता था। लेकिन एक दिन उसको पैसे देने लगी तो वह बेहोश हो गया। मैं उसे गाड़ी में डालकर घर ले आई। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात उसने वह एक नौजवान लड़का था। पार्क के बेंच पर बैठा अपने आप से खुद ही बातें करते रहता था। उम्र में 25 के आसपास का था। देखने में बेहद खूबसूरत भी था, लेकिन शायद पागल था या दीवाना। मैं जब से अपने नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी, मेरा बेटा रोज ही मुझे फ्लैट के करीब बने पार्क में जाने की जिद करने लगा था। मैं घर के सारे कामों से फ्री होकर शाम के वक्त बेटे को पार्क में ले जाती थी। यहाँ आते हुए मुझे 1 सप्ताह बीत गए थे। जब मैं उस लड़के को देखती तो वह एक ही बेंच पर रोज बैठता था और अपने आप से बातें करते रहता था। कभी हंसने लगता तो कभी रोने। पास में बच्चे खेल रहे होते थे, लेकिन वह हर चीज से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन होता था। मैं भी एक बेंच पर बैठकर बच्चों को देखती रहती। वह लड़का मेरे ही सामने वाले बेंच पर बैठा रहता था, इसलिए मेरी नज़र ना चाहते हुए भी घुमा फिरा कर उसी पर पड़ने लगी। उसके कपड़े देखकर यह लगता था कि जैसे वह गरीब हो। पुराना सा कपड़ा जगह जगह पर फटा हुआ था। मैं अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें भी घर से बनाकर ले जाया करती थी। एक दिन मैं बैठी बच्चों को देख रही थी कि एकदम से वह पागल उठा और मुझे घूर कर देखते हुए तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास आने लगा। मुझे थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था कि यह मेरी तरफ क्यों आ रहा है। मुझे डर था कि कहीं वह मुझे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मैं बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन वह मेरे पास आया और अपना सर खुजलाने लगा। कहने लगा, ए लड़की, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर मेरा डर कुछ कम हुआ। पहले तो मेरी जान ही निकल गई थी कि ना जाने वह मेरी तरफ क्यों आ रहा है। शायद उसे भूख लगी थी। मैंने डब्बा खोलकर उसकी तरफ खाना बढ़ा दिया। उसने वह झपट कर मेरे हाथ से ले लिया। फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, तुम तो बहुत अच्छी हो, वरना मैं जिससे भी खाने को मांगता हूँ तो सब मुझे मारते हैं और कहते हैं काम करके खाया कर, तू तो जवान है। मेरा अंदाजा ठीक था, वह बेचारा गरीब था और शायद दिमागी तौर से भी सही नहीं था। मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि पैसा लेकर वह मेरे साथ यह हरकत भी कर सकता है। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। उसने जब मेरे हाथ में पैसे देखे तो पहले तो हाथ के इशारे से लेने से मना कर दिया। कहने लगा, मुझे यह नहीं चाहिए। कहने लगा, बस कुछ और खाने को दे दो। यह सुनकर मुझे हैरत हुई कि वह पैसे नहीं ले रहा है और खाने के लिए मांग रहा है। मैंने उसे पैसे दे दिए और कहा कि यह रख लो, तुम्हारे काम आएगा। मैंने सोचा चलो कुछ पुण्य ही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं पीछे हट गई। ये भला क्या हरकत थी। वह कहने लगा, हमेशा खुश रहो। यह कहकर वह चला गया। मैं तो हैरान थी कि यह क्या हरकत थी। ना तो वह उम्र में मुझसे बड़ा था जो मुझे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा था, और ना ही कोई नेक इंसान। खैर, मैंने बेटे को लिया और वापस घर आ गई। मेरे पति का काम ही ऐसा था कि कभी यहाँ होते थे तो कभी दूसरे शहर में होते थे। मेरे पति का बहुत बड़ा बिजनेस था। हफ्ते में 2-3 दिन ही वह घर पर होते थे, और उन दिनों में मैं अपने पति की पसंद की हर चीज़ बनाकर उन्हें खिलाती थी। लेकिन मेरे पति का घर पर होना ना होना मेरे लिए एक बराबर होने लगा था। जब से उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया था, वह हर वक्त अपने बिजनेस में तरक्की के लिए काम करते रहते। जब भी मैं उनके पास होती तब भी वह फ़ोन पर बातों में बिजी रहते थे। अपने पति के व्यस्त होने की वजह से मैं बहुत तन्हाई का शिकार हो गई थी। वह मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते थे। मेरा एक बेटा था, वो भी 4 साल का था। घर में हर काम के लिए नौकर थे। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ पति के साथ की। मैं अपने पति के आने से पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती थी कि शायद वह मुझे नज़र भर के देख ले, मेरी तारीफ करे, मेरे साथ वक्त गुजारे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी ज़िंदगी में बस बिजनेस और पैसा ही सब कुछ था। मैं कभी शिकायत करती तो वह कहते थे कि जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे और बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ। देखो, मुझे मेरे बिजनेस पर भी ध्यान देने दो। कल को पैसा कमाऊँगा तो तुम लोगों के ही काम आएगा। मैं उनसे कहती कि अनंत, काम और बिजनेस के साथ साथ बच्चों को और मुझे भी आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, और जितना आप कमा रहे हैं हमारे लिए बहुत है। लेकिन मेरी बात पर वह मुझे डांटने लगते और कहने लगते,
लेकिन मेरे लिए इतना सा पैसा काफ़ी नहीं है, मुझे बहुत दौलत कमानी है। अब आए दिन मेरा अनंत से झगड़ा होने लगा था। मैं बार बार उनसे कहती कि मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, लेकिन वह मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अब झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। वह कहते कि यह ज़िंदगी है, कोई ड्रामा नहीं या कोई कहानी नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे गुलाब का फूल लेकर घूमता रहूं और अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहूं। तुम क्या पागल हो? यह कहकर वह जल्दी से करवट बदलकर सो जाते। शायद यह मेरे पति की मेरे तरफ ध्यान ना देने की ही वजह थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कदम उठा लिया जो कि मुझे नहीं उठाना चाहिए था। वह कदम हमेशा औरत के लिए बेइज्जती का ही सबब बनता है, लेकिन मैं इसमें अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराती। मैं जब भी बेटे को पार्क में लेकर जाती, वह पागल मुझे वहीं बेंच पर बैठा हुआ नजर आता था। आज भी मैं बेंच पर बैठी अपने पति के ही बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि वह भी हमारे साथ पार्क में आते, मुझसे बातें करते, बच्चे के साथ वक्त गुजारते। लेकिन उन्होंने ना जाने कितनी दौलत कमाने के पीछे ज़िंदगी के हसीन पल को बर्बाद कर रहे हैं। इन लम्हों को उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में ही बर्बाद करने का सोच लिया था। मेरी आंखों से आज आंसू बहने लगे। वह पागल सामने ही बैठा मुझे गौर से देख रहा था। मैं बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी, अपने आंसू को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आज तो जैसे मेरे आंसू पर मेरा कंट्रोल ही नहीं था। बार बार मैं अपने हाथ से अपने आंसू साफ कर रही थी। कुछ देर बाद ही वह लड़का मेरे पास आ गया। मुझे कहने लगा, ए लड़की, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा है? जरूर तुम्हें उन्होंने थप्पड़ मारा होगा। यह कहकर वह मेरे ही पास बैठ गया। फिर कहने लगा, देखो, मुझे पता है जब थप्पड़ मुंह पर पड़ता है तो बहुत जोर का दर्द होता है, रोना भी बहुत आता है, लेकिन मुझे देखो, मेरी माँ मेरे मुंह पर दो दो थप्पड़ मारती है। फिर उसने अपनी दोनों गाल पर उंगलियां रखकर कहा, एक इधर और एक इधर, लेकिन देखो, मैं तो नहीं रो रहा। वह शायद मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों पर मेरी हंसी छूटने लगी। मुझे यूं हंसता देखकर वह भी मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ, ऐसे ही अच्छी लगती हो, हमेशा हंसती रहा करो। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वक्त इसी पागल से बातें करते हुए गुजार लूं। मैंने कहा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? वह कहने लगा, इस बिल्डिंग के पीछे जो कच्ची बस्ती है, वहाँ पर जो सबसे पुराना घर है, वही मेरा है। जब तुम उस बस्ती में जाओगी, बस किसी से कहना कि मोनू का घर कहाँ है, वह लोग तुम्हें मेरे घर तक छोड़कर आ जाएंगे। सारे मोहल्ले वाले मुझे मोनू कहते हैं। मैंने कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? यहाँ पार्क में क्यों बैठे रहते हो? मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगा, तुम भी माँ की तरह शुरू हो गई? देखो, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मुझे काम करना आता है। यह कहकर वह दोबारा से पार्क की तरफ जाने लगा। कहने लगा, बस मेरा दिल नहीं चाहता और मुझे पैसा कमाकर करना क्या है? तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूँगा पैसा कमाकर? 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से 2 दिन तो गुजर गए। पता है, इस साल पूरे 25 का हो जाऊंगा। मैं उस लड़के को गौर से देखने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे सवाल पर वह गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, क्या हुआ मोनू, बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे बहन भाई कितने हैं? मेरे सवाल पर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगा, वही तो याद कर रहा हूँ, बहुत सारे बहन भाई हैं, मुझे तो ठीक से गिनती भी नहीं मालूम। वह यूं सोचने लगा जैसे सही में उसे याद ना हो। मैंने कहा, तुम सबसे बड़े हो क्या? तो वह कहने लगा, और क्या, मैं सबसे बड़ा हूँ, और आपको पता है, बड़ा होना सबसे बड़ा गुनाह होता है। माँ कहती है, काम कर कमबख्त, मैं तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए घर पर नहीं बैठाऊंगी। यह कहकर वह लड़का हंसने लगा। कहने लगा, माँ समझती है कि वह मुझे खाना नहीं देगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब देखो, माँ नहीं देती तो तुम मुझे दे देती हो, मेरा गुजारा हो जाता है। फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? शायद वह मेहनत से घबराता था। मुझसे कहने लगा, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश करो और बस मर जाओ। यह कहकर वह खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह जाता, मैंने कहा, मोनू, मेरी बात सुनो। तो वह पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, यह लो, अपनी माँ को दे देना, कहना कि तुमने कमाए हैं। यह सुनकर वह हंसने लगा। आकर फिर मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगा, खुश रहो, आबाद रहो। यह कहकर वह पार्क से बाहर निकल गया। मैं हैरान थी कि वह मेरे सर पर हाथ रखकर यह क्यों कहता था। हालांकि उम्र में वह मुझसे 2-3 साल छोटा ही होगा। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद यह बेवकूफ़ और पागल बनने का बहाना करता है, ताकि लोग उसे पागल समझकर पैसे देते रहे और उसे काम ना करना पड़े। लेकिन अगले ही दिन जो कुछ मैंने उस लड़के को करते देखा, मैं हैरान रह गई थी। जब भी मैं पार्क जाती थी, वह लड़का वहाँ पहले से मौजूद होता था, और जब वह वहाँ से चला जाता, उसके बाद ही मैं अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर वापस आती थी। अगले दिन मेरे घर की बेल किसी ने यूं बजाई कि जैसे हाथ रखकर भूल गया हो।
मैंने सोचा कौन बदतमीज है जो बेल बजा रहा है। मैं हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो चौकीदार दरवाजा खोलकर किसी पर भड़क रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज दी। मैंने कहा, यह कौन है जो बिल पर हाथ रखकर भूल गया है? चौकीदार कहने लगा, ना जाने कोई पागल लड़का है, कहता है अपनी मालकिन को बुलाओ, उससे बात करनी है। मैंने कहा, उसे यहाँ से निकालो। तो उसने फिर से बेल बजानी शुरू कर दी और तब तक बजाता रहा जब तक मैं दरवाजे तक नहीं आई। उसको देखकर पहले तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। भला यह भी कोई तरीका होता है किसी को बुलाने का? मुझे देखकर उसने बेल से हाथ हटाया। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? कहने लगा, मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है, ऐसे किसी के घर में बेल बजाते हैं क्या? मेरी बात और गुस्से से भरा लहजा देखकर वह कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा कि आज तुम्हारे घर जाकर खाना खा लूं। मैं नहीं जानती थी कि उसे मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ, लेकिन मुझे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं नौकरानी के हाथ से खाना भिजवा देती हूँ। चौकीदार कहने लगा, मैडम यह पागल है, इसे अगर एक बार आपने खाना दिया तो यह तो रोज खाने के लिए यहीं पहुंच जाएगा। आप कहो तो मैं इसे 2 डंडे लगाकर यहाँ से भगा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं रहने दो, मैं उसके लिए खाना भिजवाती हूँ। मैं अंदर गई और नौकरानी के हाथ खाना भिजवा दिया। कुछ देर बाद नौकरानी खाना लेकर वापस आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, उसने खाना नहीं खाया क्या? तो वह कहने लगी, जब मैं बाहर गई तो वह जा चुका था। यह सुनकर मुझे बहुत ही हैरत हुई थी कि जब वह खाना खाने आया था तो बिना खाना खाए क्यों चला गया। कुछ देर बाद ही मेरे पति घर में दाखिल हुए। वह दूसरे शहर से वापस आए थे। उन्हें देखकर मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई थी और ना ही मैंने खुशी का इजहार किया था, क्योंकि जाने से पहले वह मुझसे लड़कर गए थे। जब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो फिर मैं क्यों उनके आगे पीछे फिरती? वो मेरी कोई कदर ही नहीं करते तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं? मैंने बस उनका हालचाल पूछा। वह कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। मैंने नौकरानी से खाना लगाने के लिए कहा और खुद कमरे में चली गई। पहले जब भी वह आते थे तो मैं किचन में जाकर उनके लिए खुद खाने का इंतजाम करती थी और जब तक वह खाना खाते थे मैं सामने ही कुर्सी पर बैठी रहती। उनके प्लेट में जो भी चीज़ें बनाती उन्हें बड़े प्यार से एक एक करके उनके प्लेट में रखती रहती थी। लेकिन इस बार मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद मेरा ऐसा रवैया देखकर उन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस बात को महसूस भी नहीं किया। वह सिर्फ मुझे नहीं, अपने बेटे को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज किए हुए थे। अगले दिन जब मैं पार्क गई तो वह पागल लड़का सामने बैठा था, लेकिन मुझे देखकर उसने अपने माथे पर हाथ रखा और अपना रंग बदल लिया, जैसे कि मुझसे नाराज़ है। मेरा बेटा वहाँ पर खेलने लगा। मैं अपनी बेंच पर बैठने के बजाय मोनू के पास आ गई। मुझे देखकर उसने अपना तेवर बदल लिया। मैंने कहा, मोनू तुम्हें क्या हुआ है, मुंह क्यों बना रखा है, और कल तुम खाना खाए बगैर क्यों चले गए थे? तो वह कहने लगा, तुम्हें क्या, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? तुमने तो मेरे साथ भिखारी वाला सलूक किया, मैं तो दोस्त समझकर आया था। मैंने कहा, मुझे तो इस बात पर गुस्सा आया कि तुमने बेल बहुत बुरी तरीके से बजाया था। फिर मैंने टिफ़िन खोला और उसमें से खाना निकाल कर दिया तो वो फ़ौरन मान गया और फिर मुझसे बातें करने लगा। पहली बार मैंने गौर किया कि वह बातें तो मुझे देखकर कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें पूरे पार्क में घूम रही थी। यह सब अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि पार्क में बहुत से पुलिस आ गए। यह देखकर मोनू की रंगत उड़ गई। उसने हाथ में पड़ा खाना वहीं फेंक दिया और इस तरह से भागा कि पुलिस भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगी और उसका पीछा करने लगी। पुलिस वालों ने कहा कि कोई भी अपनी जगह से ना हिले। मैं मोनू को यूं भागता देख घबरा गई थी। फौरन से वह पार्क की दीवार फांद कर दूसरी तरफ चला गया। 2 पुलिस वाले बाहर की तरफ बढ़ गए। शायद पुलिस उसे पकड़ना चाह रही थी। वह क्यों उसे पकड़ रहे थे मैं जान नहीं पाई थी, और वह क्यों पुलिस को देखकर ऐसे भागा था जैसे कि चोर हो। ये पुलिस उसकी तलाश में यहाँ आई थी। अब तो मुझे डर लगने लगा था, कौन है यह आदमी? कुछ देर बाद पुलिस मुझे और तमाम लोगों को पार्क में इकट्ठा करने लग गई और फिर एक एक कर गेट से बाहर निकालने लगे। मैं भी बेटे को लेकर घर आ गई। यह सब देखकर मेरा बेटा भी डर गया था। मैंने उसे बातों से बहलाया और खाना खिलाकर कमरे में सुलाने लगी, लेकिन मेरा दिमाग मोनू की तरफ ही था। पता नहीं पुलिस उसे पकड़ कर ले गई होगी या नहीं। वह कौन था, क्या था? क्या वह सच में पागल था या पागल होने का नाटक कर रहा था? कहीं वह चोर तो नहीं? एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। दूसरे दिन जब मैंने बेटे से पार्क में जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। वह कहने लगा, मुझे डर लगता है, वहाँ पुलिस आती है।
मेरा दिल बेचैन था। मैं देखना चाहती थी कि मोनू वहाँ पर है या नहीं। अगर नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसके बारे में ज़रूर मालूम हो जाएगा कि क्या पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। अगर ले गई है तो किस जुर्म में, कौन है वह। ना जाने क्यों उसके बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं अकेली ही पार्क में चली गई। सामने बेंच खाली था जहाँ पर वो आकर बैठता था। मेरी नज़रें पूरे पार्क में इधर उधर घूम रही थी। मैं उसी की तलाश में थी। मैंने पूरे पार्क में देखा, लेकिन मुझे वह कहीं नज़र नहीं आया। मैंने पार्क के गार्ड से पूछा कि पुलिस यहाँ किसे पकड़ने आई थी, तो वह भी अनजान बनकर मेरे सवाल को टाल दिया। कहने लगा उसे नहीं मालूम कि पुलिस क्यों आई थी, लेकिन उस चौकीदार को देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे वह सब कुछ जानता है, शायद उसे बताने की इजाज़त नहीं है। मैंने सोचा कि मोनू ने एक बार बताया था कि वह इस फ्लैट के पीछे कच्ची बस्ती में रहता है। मैंने सोचा कि मैं आज जाकर देख कर आती हूँ कि उसका घर कहाँ है। मैं अपने घर जाने के बजाय उसके बस्ती की तरफ बढ़ गई, जहाँ छोटे छोटे कच्चे घर बने हुए थे और छोटी छोटी संकरी गलियां थी। ज्यादातर वहां पर गरीब लोगों की ही आबादी थी। एक गली में छोटे बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनमें से एक से पूछा कि यहाँ मोनू कहाँ रहता है, मुझे उसके घर का पता बता दो। मेरी बात सुनकर वह बच्चा मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, कौन मोनू? हम किसी मोनू को नहीं जानते। मैंने कहा कि वह एक पागल है। उसने मुझे यहीं का पता बताया था कि वह इसी इलाके में रहता है। मैंने उसका पूरा हुलिया उस बच्चे को समझा दिया, लेकिन वह कहने लगा कि उन्होंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा और हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते और यह नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वहाँ पर मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन सभी अनजान थे। कहने लगे ऐसा कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहता। मैं हैरान थी कि उसने तो मुझे इसी जगह का पता बताया था और कहा था कि मैं किसी से भी पूछ लूँ, सब उसे जानते हैं। मैं उस इलाके से बाहर निकली और अपने घर आ गई। 3 दिन गुजर गए। मैं रोज पार्क में जाती, मुझे वह कहीं भी नजर नहीं आता। ना जाने क्या वजह थी कि मैं उसे ढूंढ रही थी। चाहती थी कि वह मेरे सामने आए, उससे पूछूं कि वह कौन है। 1 सप्ताह बाद जब मैं पार्क में आई तो मुझे वह उसी बेंच पर बैठा हुआ नजर आया। मैं तेजी से चलते हुए उसके पास पहुंची। मैंने कहा, तुम 1 सप्ताह से कहाँ गायब थे? तो उसने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी और परेशानी थी। मेरी बात सुनकर मुझे जवाब देने के बजाय वह खड़ा हो गया। शायद वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गया। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं मदद के लिए वहीं पर से कुछ लड़के को बुलाई और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, बताया कि वह बहुत कमज़ोर है और कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गया है। वह अभी भी बेहोश था, पर मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने नौकरों से कहकर उसे गेस्ट रूम में भिजवा दिया, लेकिन रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश उड़ गए। रात को जब मैं अपने बेटे को सुलाकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसी ने लॉक किया था। यह देखकर मुझे हैरत हुई कि मेरे कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि शायद वह पागल चोर तो नहीं, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और अब मेरे घर में लूट-पाट करके चला गया है। मैं अपनी इस हरकत पर पछता रही थी कि मैं क्यों उसे अपने घर ले आई थी। कुछ ही देर में मुझे शोर-शराबे की आवाज़ आने लगी और उसके बाद फायरिंग की। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। फिर जब मेरा दरवाज़ा खुला तो सामने पुलिस थी और वह मोनू भी वहीं मौजूद था। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि पुलिस ने मेरे पति को पकड़ रखा था। कहने लगे, हम कब से तुम्हारी तलाश में थे, तुम गैर कानूनी काम करते हो। जिसे मैं पागल समझ रही थी, वह एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कहने लगा कि मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में वह सब सामान मौजूद है जो यह गैर कानूनी तरीके से लाता है और बेचता है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति एक गैर कानूनी काम करता है, इसीलिए वह इतने पैसे कमा रहा था। पुलिस मेरे पति को पकड़कर ले जा चुकी थी, लेकिन मोनू अभी भी वहीं मौजूद था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति को सबूत के साथ पकड़ने के लिए मुझे यह सब ड्रामा करना पड़ा। वह कहने लगा कि मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पति को कम से कम सज़ा दिलवा सकूँ, लेकिन अगर वह वादा करे कि यह काम को अब वह कभी नहीं करेगा, तभी ऐसा मुमकिन है। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, खुश रहो। यह कहकर वह चला गया। वाकई उसने मेरे पति की सज़ा कम करवाई थी। 5 साल बाद जब मेरा पति वापस आया तो उसे पछतावा हुआ और अपनी भूल का एहसास भी हुआ। उसने तमाम गलत कामों को छोड़ दिया था। पैसा तो हाथों का मैल है, एक बार चला जाए तो उसे आप दोबारा मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन अगर वक्त गुजर जाता है तो वक्त को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का वक्त
अपने चाहने वालों के साथ हंसी खुशी बिताना चाहिए ताकि आगे आपको कभी पछताना ना पड़े कि आपने इतना कीमती वक्त गंवा दिया है।